कोहबर की शर्त भाग 10। जनेरा की कटाई खत्म हो गई। जोनहरी और अरहर खेतों में ही पकने के लिए छोड़ दी गई। जिन खेतों में केवल जनेरा था उन्हें जोत दिया गया। खूंटियां उखाड़कर खेत में हाल बनने को छोड़ दिया गया। कुछ दिन ठहर कर दूसरा जोत और ऊपर से हेंगाई। ढेलों के फूट जाने से खेत की माटी चिकनी और मुलायम हो गई। कतिकी के लिए खेत तैयार होने लगे। कछार का पानी सोना में उतर गया था। किनारे की धरती सूख कर कुटकुर हो गई थी, जिस पर किनारे किनारे ही चिकनी पगडंडी निकल गई। पैदल आने जाने की राह एकदम खुल गई। पश्चिम की बारी चंदन के छोटे बड़े 7 खेत पड़ते थे। ओंकार की राय न थी कि इनमें जनेरा बोया जाए, क्योंकि यदि बाढ़ आई तो सारी फसल बह जाती है। फिर खेतों में डाले गए बीज भी डांट पड़ते हैं। किंतु चंदन ने अपनी राय में सब में जनेरा बो दिया था। इस वर्ष बाढ़ न आई। जनेरा की दोहरी तिहरी बालों से खेत लद गए। गांव ऊपर इस वर्ष चंदन के घर जनेरा आया। खेतों में ही ढाटा के बोझ बांध बांध कर खड़े कर दिए गए थे। चंदन दूसरे खेतों की जुताई में लगा था। बाढ़ में बहकर आई हुई गंगा जी की चिकनी मिट्टी खेतों को बेहद उपजाऊ बना देती थी। बाढ़ के आने से लोगों को भदई की फसल तो मिल जाती थी, लेकिन रबी के लिए खेती में जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी। हाल बनाने के लिए एक एक खेत को 2-2, 3-3 बार जोतना और हिंगाना पड़ता था। कभी कभी खेतों में दीमक भी लगने लगती थी, इसीलिए लोगों को और भी सतर्क रहना पड़ता था। फुर्सत पा चंदन पश्चिम की बारी के खेतों में रखे हुए सूखे ढाटा के बोझ देखने आया तो देखा कि करीब करीब हर बोझ में नीचे से दीमक लग रही है। 2 महीनों की माल गोरुओं की खुराक दीमक बर्बाद कर रही थी। लगभग 150 बोझे यदि हटाए न गए तो देखते देखते पूरी तरह दीमक छाप लेगी। सांझ हो चली थी। चंदन बोझ ढुआने के लिए गांव में आदमी ढूंढने लगा। गांव के सारे बनिहार खेतों की जुताई में लगे थे। चंदन ने ओंकार से कहा। ओंकार चंदन को लेकर स्वयं ही खेत से बोझ ले आने चला। पश्चिम की बारी आया तो बाला का बाप पचीसा अपनी पलानी के आगे बैठकर जनेरा का टटका लावा खा रहा था। आगे आगे ओंकार, पीछे पीछे चंदन, दोनों सिरों पर गमछा का फेंटा। कहाँ चले राम लक्ष्मण? बैठे बैठे पचीसा ने पूछा। जहां जाते हैं वहां चलोगे? चंदन ने भाई के पहले ही उत्तर दिया। पचीसा को कब पूछे हो जो उसने इनकार किया है? ऐसी बातें क्यों कहते हो चंदन? तो चलो खेत में। जनेरा के बोझों में दीमक लग रही है। भैया की देह में पीड़ा है। गांव में बनिहार मिले नहीं और खेत के सारे बोझों को द्वार पर आज टलिया देना है। बस चलो। अंगोछे में गांठ बांधते हुए पचीसा बोला। चंदन की बोली सुनकर बाला और उसकी मां पलानी से बाहर निकल आई थीं। सुनती है रे? पचीसा ने अपनी मेहरारू की ओर देखकर कहा। चल। और ओंकार के देखते देखते पचीसा, बाला और उसकी महतारी तीनों पास आकर बोले, चलो। आगे ओंकार, पीछे चंदन, पचीसा, बाला और उसकी महतारी। खेत में पहुंचकर चंदन ने ओंकार से कहा कि वो बोझे उठवाता जाए। ढुआई बाकी लोग करेंगे। सूरज डूब चुका था। 2.5 घड़ी रात जाते जाते खेत में 10-15 बोझे रह गए। इस फेरे में जब सबके संग में चंदन लौटा तो बोला, पचीसा, क्या है? पसंद करके अपनी मजूरी के बोझे छांट लो। जल्दी क्या है बबुआ, 5 इसी में से ले लूंगा। बस 5 हमारी ओर से भी। चंदन, 10 बोझे पचीसा के लिए छोड़ देना। अब मैं चलता हूं। ओंकार बोला। इतना खुश हो ओंकार बबुआ? कहो तो एक अरज करूं? अरज? मैं किस लायक हूं पचीसा? ओंकार बोझ उठाते हुए रुक गया। यहीं का कोई खेत पोतों पर दे देते तो मेरी गुजर हो जाती। लगान जो कहोगे दे दूंगा, चाहे लगान पर दो या अधिया पर। ओंकार पचीसा की बात सुनकर चुप लगा गया। ऐसी बात की आशा उसने पचीसा से न की थी। पचीसा फिर कहने लगा, दोनों भाई यही हैं, पचीसा की बात रख लो। क्यों चंदन, क्या राय है? ओंकार ने पूछा। राय क्या? घर के मालिक तुम हो, हमसे क्या पूछते हो?
बोझा उठा दो, हमें चलने दो। जो मन में आए तय तपाड़ करते रहना। चंदन के सिर पर ओंकार ने बोझा उठा दिया। चंदन जाने लगा तो ओंकार बोला, एक खेत तुझको दे दूंगा पचीसा, पर कौन खेत दिया जाएगा ये चंदन बताएगा, क्योंकि खेतों का मालिक वही है। उसके राज में मैं दखल नहीं देता। बस बस, इतना काफ़ी है। तुमने हाँ कर दिया, मुझे इतना ही चाहिए। चंदन जो खेत देंगे मैं ले लूँगा। पचीसा ने बाला के सिर पर बोझ उठाते हुए कहा। बाला के साथ जब उसकी माँ कुछ आगे निकल गई तो ओंकार बोला, और बाला का ब्याह क्यों नहीं करते? क्या करूं ओंकार भैया, मैं तो बड़े फेर में पड़ गया हूँ। दूसरे मर्द की बेटी है, मेरा एक नहीं मानती। कहती है कि दूसरे गांव में नहीं जाऊंगी। ब्याह ऐसे से करो जो मेरी पसंद का हो और इसी गांव में आकर बसे। लड़की ऐसी है कि अच्छे अच्छे नेटुए के बेटे ललचाए हैं, लेकिन इस गांव में वो बसने को तैयार नहीं है, और जो दो एक तैयार हैं इसे पसंद नहीं है, इसके लायक हैं भी नहीं। सोचा कि अगर कोई इसके मन लायक यहाँ बसने को तैयार भी हुआ तो यहाँ पेट कैसे भरेगा। इसी से सोचता हूँ कि अब खेती का सिलसिला लगा दूँ। सुनो, बाला को अब किसी तरह ब्याह ही दो। खर्चे वर्चे की घटती बढ़ती मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इसकी यहाँ से विदाई कर दो। पचीसा हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस कारण तुम ऐसा कह रहे हो ओंकार भैया, वो मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन जान करके भी मैं चुप लगा गया कि बड़े घर की बात है। हो हल्ला करने से दोनों की बदनामी होती है। चंदन बबुआ की शादी हो जाएगी तो वो अपनी ही गृहस्थी में सना जाएंगे, फिर अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगा। ये तो नई उम्र का मामला है, समय के साथ सब दबदबा जाता है। द्वार पर बोझ रख बाला, चंदन और बाला की महतारी के पास पहुंच रहे थे। बात वहीं रोककर पचीसा बोला, तुम्हारी शरण में हूं ओंकार बबुआ, जैसे कहोगे चलूंगा। चंदन पास आ गया तो ओंकार बोला, अच्छा मैं तो अब चलूं चंदन। 10 बोझे पचीसा अपने लिए उठा ले जाएगा, बाकी ये लोग ढो ही लेंगे। बस 8-10 तो और हैं। चलो, बहुत बड़ा काम निपट गया। और जाते जाते बोला, जो मन करे वो खेत पचीसा को दे देना। कल से हल चलवाने को कह रहा था। ऐसी कौन सी साइद बीत रही है? कल द्वार पर पचीसा को बुला लो, ठिकाने से बैठकर लगान तय करके खेत देंगे। कोई लड़कों का खिलवाड़ है क्या? चंदन ने कहा। पचीसा ठठाकर हंस पड़ा। बाला की महतारी बोली, बाप रे, ये तो भाई को बुद्धि सिखाते हैं, देखने में ही छोटी उम्र के लगते हैं। ओंकार मुस्कुराते हुए बोला, इतना जो अनाज देखती हो बाला की महतारी, सब इसी चंदन के कारण है। मैं तो कुछ जानता ही नहीं। घर की इज्जत आबरू सब इसी के कारण मिली है। मुझसे 5 जो आगे है। घर का असली मलिकार तो यही है। इसकी इच्छा के आगे मैं नहीं बोलता। होगा वही जो ये चाहेगा। तो पचीसा, कल सवेरे द्वार पर आ जाना। ओंकार घर चला गया। बाला की महतारी और पचीसा के सिर पर चंदन बोझे उठवाने लगा। चंदन ने बोझे गिने तो अभी 12 बचे थे। 4 फेरे की ढुआई। इतनी देर में बाला से चंदन एक बार भी नहीं बोला। बाला भीतर ही भीतर कसमसा कर रह जाती थी। महतारी बाप बोझे ढोते समय कभी आगे पीछे हो जाते तो बाला चंदन के पास सरक जाती, बगल में चलने लगती, लेकिन चंदन कुछ न बोलता। बाला मौका ढूंढ रही थी। चंदन ने बाला की महतारी के सिर पर बोझा उठाया, फिर पचीसा के। दोनों बोझे लेकर बढ़े तो वो बाला के सिर पर उठवाने चला। बाला पहले से ही अपने सिर पर ले जाने के लिए बोझा झुककर आगे पीछे डगरा रही थी। चंदन ने बाला की मदद से बोझ सिर पर उठवाया। दोनों के हाथ छोड़ने के पहले ही बाला ने बोझे की गुल धीरे से खींच दी। बोझ खुल गया। जनेरा का बोझ आधा चंदन आधा बाला की देह पर गिरकर खेत में फैल गया। यही बोझ बांधे हो कि बाला का हाथ लगते ही बहरा गया। मुस्कुराती हुई बाला चंदन से बोली, तेरा बोझ मेरे मान का नहीं। अब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? अब कतराओगे तो प्राण दे दूंगी। बड़ी भारी बेवकूफ लड़की है। चंदन बिखरे बोझ को बटोरते हुए बोला, तनिक भी बदनामी से नहीं डरती। लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे?
जिसको देखना सुनना था देख सुन लिया। अब बदनामी फदनामी से बाला नहीं डरती। ब्याह करके जब मेहरारू घर में ले आओगे और अपने हाथों उनकी बाह पर गोदना गोद लूंगी तो मन को संतोष हो जाएगा। फिर तुमसे नहीं बोलूंगी चंदन, लेकिन तब तक दुख मत दो, मुझसे सहा नहीं जाता। खिली हुई चांदनी में बाला और भी खिल रही थी। बगल के खेत से हरी घास की महक आ रही थी। जौनहरी के कच्चे दानों के बड़े बड़े गुच्छे भार से लटक गए थे। झींगुरों की लगातार आवाज़ों के अलावा एकदम सुनसान था, पूरी शांति। गोरे मुंह पर पड़ती हुई चांदनी में बाला की सुगठित देह और बड़ी बड़ी आंखें। चंदन देखता ही रह गया। चंदन ने बोझ उठवाया, बाएं हाथ से सिर पर बोझ साध, दाहिने हाथ से आगे को फुफ्ती पकड़कर बाला दुल की चाल से चंदन के द्वार की ओर चली। चंदन ताकता रह गया। आंखों की ओट हो गई तो उसने एक बंधे हुए बोझ पर बैठकर सूनेपन को भेदने वाली झिंगुरों की आवाज़ पर कान लगाकर न जाने कहाँ पहुँच गया। पचीसा अपनी औरत के साथ पलटा तो चंदन ने कहा, अब कहो तो द्वार पर चलूं पचीसा? एक फेरे की बात और है, आपस में उठवा के पहुंचा देना। हाँ हाँ जाओ, अब तो बोझे लगभग चुक गए। चंदन द्वार पर पहुंचा तो ओंकार घर से खाना खाकर बहुत पहले ही लौट आया था। सामने के पकवा इनार पर सांझ को नहाने वालों की भीड़ छट गई थी। बैल खा पीकर चरण से हटकर परती में बैठ पगुरी कर रहे थे। लगभग 2:30 घड़ी रात बीत चुकी थी। ओंकार चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चौकी पर बैठा हुआ था। नहाना मत चंदन, गरम सर्द हो जाएगा, ओंकार ने कहा। सारी देह चुनचुना रही है, बिना नहाए नींद कैसे आएगी? तब थोड़ा सुस्ता लो, तुम्हारी राह देखते देखते बिना खाए ही रामू सो गया है। लगभग आधे घंटे बाद नहा धोकर चंदन घर पहुंचा तो देखा चूल्हे से थोड़ा हटकर दीवार से पीठ टेके प्रतीक्षा में गुंजा बैठी है। बड़ी देर कर दी? हाँ, आज बोझे ढुआ ही देने थे, सोचा निपटा के ही चलूं। सुना बाला का परिवार जुटा था, देवरानी से क्या बातचीत हुई? गुंजा हंसने लगी। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। बिना कुछ बोले क्षण भर वैसे ही खड़ा रहा तो चूल्हे के पास बैठती हुई गुंजा ने बगल में चंदन को बैठने के लिए पीढ़ा सरका दिया। बैठो। और चूल्हे में लकड़ी डाल उसे फूंक मार सुलगाने लगी। आग जब लहक गई तो तवा रखती हुई बोली, क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो? चंदन की जिंदगी में चुप्पी के अलावा और कुछ नहीं है गुंजा। भूख लगी है, रोटी दो। गुंजा रोटी सेंकने लगी। चंदन चुपचाप खाने लगा। घर के खाने भर को रख लेने के बाद चंदन ने 500 रुपये का जनेरा बेचा। रामगढ़ के 3 बनिए आकर तौला ले गए। जिस दिन अनाज बिका उसी दिन ओंकार किसी मुकदमे की तारीख में बलिया गया था। 500 रुपये जब चंदन ने गुंजा के हाथ में रखे तो बोली, ये क्या? जनेरा बिका है। तो मैं क्या करूं? अपने पास रख लो। नहीं नहीं, भैया आए तो उन्हीं को दे देना। वैसे तुम ही क्यों नहीं रखते? हमारे पास मेहरारू लड़के कहाँ हैं जिनके लिए रुपए रखूं? रुपया पैसा माया है और साधु संत को माया से दूर रहना चाहिए। चंदन चुप लगा, मुस्काती चितवन से गुंजा को ताकने लगा। गुंजा के चेहरे में कृत्रिम तनाव आ गया। 100 चूहा खाए कि बिलार बनी भक्तिन, वाह रे साधु संत। हंसते हुए चंदन ने गुंजा का आंचल पकड़कर फैलाया और रुपयों की गड्डी उसमें डालकर बोला, ये चंदन की कमाई है। जब तक कोई बांटने वाली नहीं आती तब तक इस पर तुम्हारा हक है। और आंचल का एक छोर मोड़कर गुंजा का हाथ खींच उसे थमाते हुए बोला, ये मत कहना कि चंदन ने तुमको कभी कुछ दिया नहीं। अच्छा, जो दिया सो लिया। अभी ही क्या, जब तक जीऊंगी चंदन तुमसे लेती ही रहूंगी। अब हमारी तरफ से इन रुपयों को ले लो और ददरी के मेले से एक भैंस खरीद लाओ, बढ़िया जमुना पारी। गाय तो घर में है ही, दूध पूरा नहीं पड़ता क्या? नहीं, दूध भी पूरा नहीं पड़ता। गाय का दूध रामू के लिए रहेगा, बाकी लोग भैंस का पिएंगे। घी तो खरीदना पड़ता है। भैंस आ जाएगी तो घर में घी दूध दही सभी का सुख हो जाएगा। लेकिन भैया ही तो कह रहे थे
उन्होंने ही कह दिया कि चंदन से पूछ के तय कर लेना। बलिया से लौटते हैं तो संग में चले जाओ और मनपसंद दुधारू जमुनापारी ले आओ। चंदन कुछ देर सोचता रहा। इसमें सोचने की कुछ बात नहीं है, कभी कभी हमारी बात भी मान लिया करो। कभी कभी ही, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे ही कभी कभी का ढंग तुमको पहले क्यों नहीं आया? कतिकी की बुआई में चंदन तन मन की सुध भूल गया। बाहर चंदन, भीतर गुंजा और बीच में ओंकार दोनों को संभालने वाला। गेहूं, जौ, चना, मटर, उड़द इत्यादि के बीज बनाने के लिए सूप चलाने के कारण रोज सांझ को गुंजा की बाहें फटने लगी। सुबह शाम रसोई, तन्हा देह, गुंजा तड़फड़ा कर रह गई। चंदन ने पचीसा को उसका मनचाहा खेत क्या दे दिया। पचीसा पालतू कुत्ता बन गया। ओंकार ने कुछ रुपए देकर उसे बैल खरीदवा दिए। चंदन के पास 20 बीघे खेत थे। पहले वो 10 बीघे बोता था। 5-7 बीघे लगान पर बंदोबस्त करके बाकी खेत प्रत्येक वर्ष हाल बनने के लिए परती छोड़ दिया जाता था। इस साल पचीसा का सहारा मिला तो लगान पर बंदोबस्त होने वाले खेत भी ओंकार की राय से चंदन ने बुआ दिए। पचीसा एक पैर पर खड़ा रहने लगा तो चंदन ने 2 बीघे खेत और उसे अधिया पर दे दिए। बुआई समाप्त हुई तो लगा बेटी की बारात विदा हो गई। घर के लोग, चंदन, ओंकार, गुंजा जोड़ जोड़ से टूट गए, अंग अंग से छितरा गए, थक कर चकनाचूर। बैलों की गर्दनों पर रोज सांझ को हरवाही से लौटने के बाद पिसी हुई हल्दी और कड़ुआ तेल छाप दिया जाता तो भी सूजन दबने में 15 दिन लग गए। बुआई के बाद भी चंदन, ओंकार बैलों की गर्दनें गर्म पानी से धोकर उन पर पिसी हुई हल्दी और कड़ुआ तेल छापते रहे। भृगु क्षेत्र में दरदर मुनि के नाम पर कार्तिक की पूर्णिमा से आरंभ होकर 15 दिन तक लगने वाले मेले की प्रतीक्षा जवार कर रहा था। बुआई प्राय समाप्त हो गई थी। स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा में कुछ लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए थे। अगर ये नक्षत्र बरस गया तो बुआई हो जाएगी, क्योंकि इसके बरसने के बाद बुआई करने पर खेतों में अनाज कुछ अधिक उपजता था। चंदन के घर तैयारी हो रही थी मेले से भैंस खरीदने की। पूर्णिमा के दिन ओंकार ने पचीसा को साथ चलने को पहले से ही कह रखा था। पचीसा पुराना नेटुआ था, भैंसों की अच्छी पहचान करता था। चतुर्दशी की सांझ को ही ओंकार, पचीसा और चंदन रेलगाड़ी से बलिया चले गए। 15 दिन तक टिकने वाले मेले की भीड़ अपार थी। हर दिशा से लोग आ रहे थे। हाथी को छोड़कर सभी जानवर इस मेले में बिकते हैं। लकड़ी के सामान, चौखट, दरवाजे, कपड़े, जूते, लोहे के बक्से इत्यादि की बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं। गंगा के तट पर लगने वाले इस मेले में 15-15 कोसों से औरत मर्द उमड़ पड़ते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा में स्नान, दिन भर मेले की घुमाई और खरीदारी, फिर रात को या दूसरे दिन घर को वापसी। पहले 4-5 दिन जानवरों की खरीद बिक्री में बड़ी भीड़ रहती है। सवेरे गंगा जी में नहा धोकर चंदन, ओंकार और पचीसा ने तय किया कि पहले भैंस खरीदी जाएगी। लोग भैंसों के बाजार में घुसे। एक से एक बढ़िया नस्ल की भैंसें, गोल मुड़े हुए सींगों में तेल पुता हुआ, गर्दन में कौड़ियों की माला और घंटियां टुनटुनाती हुई 5-7 लंबी लंबी कतारों में खड़ी थीं। हर भैंस के आगे अपनी मोटरी गठरी के साथ बेचने वाले, आगे आगे पचीसा, पीछे पीछे ओंकार और चंदन भैंस पसंद करने लगे। कुछ देर बाद एक भैंस पसंद आई। पहले बयान की, बातचीत के बाद पचीसा स्वयं दुहने बैठ गया। हल्के मुलायम हाथ पर भी भैंस थन से दूध फेंकने लगी। जैसे तैसे सौदा तय हुआ। पचीसा ने खुशी से हाथ हिलाया। ओंकार ने रुपए गिनकर पगहा पकड़ा। पचीसा पडरू को आगे ठेलने लगा। चंदन भैंस हाँकने लगा। लोग पैदल गांव की ओर बढ़े। दिन भर की राह थी। दूसरे दिन सवेरे 2 घड़ी दिन चढ़ने पर द्वार पर पचीसा आया। चंदन पलानी में से रात को गोबर उठा रहा था। बाहर धूप में ओंकार दतवन कर रहा था। बगल में कौड़ खाली पड़ा था। पास की लकड़ी से कौड़ की दबी आग इधर उधर करता हुआ पचीसा वहीं बैठकर हाथ सेकने लगा। क्या है पचीसा? ओंकार ने दांतों पर दतवन चलाते हुए कहा। आज 3 दिन से बाला को कस के बुखार चढ़ा है।
अकबक कर रही है। खरल चलाते हुए चंदन के हाथ एकाएक रुक गए। वो पचीसा की बात सुनने लगा। तो ओंकार ने पूछा। तो चाहता था कि चौबे छपरा जाके वैची से कुछ दवाई ले आता। जाओ ले आओ, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन मैं तो चाहता था कि अगर आकर वो देख भी लेते तो उसकी महतारी को संतोष आ जाता। कल से मुंह उदास किए है, लेकिन हाथ में तो कुछ नहीं है। जाऊं तो क्या लेकर? तो ऐसे साफ क्यों नहीं कहते कि रुपए चाहिए? कितने चाहिए? अभी 10 दे दो। ठीक है, मैं रुपए दे देता हूँ। दवाई जाकर ले आओ। वैद्य से कह दोगे तो वो आ भी जाएंगे। आओ चलो, घर चल रहा हूँ, वहीं रुपए दे देना। ओंकार के पीछे पीछे पचीसा घर चला तो चंदन के मन में कुछ छटपटाहट सी होने लगी। आंखों के सामने बार बार बाला ही आ जाती थी। रह रहकर ध्यान पश्चिम की बारी को चला जाता था। बहुत चाहा कि काम में मन लगाए, लेकिन मन बेकाबू हो गया। चरण पर से गोरुओं को हटाकर अलग धूप में बांधा, फिर पकवा इनार के पत्थर पर गंडासी की धार तेज करने लगा। ओंकार जलपान करके घर से लौट आया। आते ही चंदन पर बिगड़ा। आज दतवन कुल्ला नहीं होगा क्या? बेर सवेर का कुछ ध्यान है? गंडासी पिजोने की कौन जल्दी है? उठो, दतवन करके घर जाओ। ओंकार ने चंदन के हाथ से गंडासी ले ली। पलानी में दतवन खोज दिया है, जाके ले लो। रामू से थोड़ा तेल भिजवा देना, आज घाम में तेल लगाने को मन करता है। मुंह धोकर जलपान करने जब घर पहुंचा तो गुंजा मुस्कुराने लगी। तुम्हारी बुलाहट है। कहाँ? चंदन भेद भरी चितवन से बोला। बस समझ लो। बताओ भी तो। लो, पहले जलपान कर लो, बताती हूँ। गुंजा चंदन के आगे एक कटोरी में तीसी के 2 लड्डू रखती हुई बोली। ऊंट के मुंह में जीरा, इतने से क्या होगा? सब एक ही दिन में खत्म कर दोगे क्या? तो ले जाओ ये भी, खाली 1 लोटा जल दे दो, जलपान हो जाएगा। गुंजा बिगड़ गई। तुम तो हैरान करके रख देते हो। एक दिन अगर सवेरे कुछ खाने को ना मिले तो मेरी आफत कर दोगे, और घर में कुछ बनाऊंगी तो भस्मासुर की तरह एक ही दिन में चट करने की फेर में। हमको क्या, मैं तो सब लाके रख देती हूँ। गुंजा झमक कर मुड़ी तो चंदन ने लपक कर उसका आंचल पकड़ लिया। जरा सी बात में खिसिया जाती हो, आंचल अपनी सास का पकड़ना। गुंजा मुस्कुराती हुई बोली। एक लड्डू मुंह में रखते हुए चंदन बोला, एक और ला दो। भीतर से 2 और लड्डू लाकर कटोरी में रखती हुई गुंजा बोली। देवरानी बीमार है, देखने गए कि नहीं? बकबक न किया करो, चंदन खाते हुए बोला। हंसी नहीं करती। पचीसा 10 रुपए ले गए हैं, भैया से पूछ लेना। ले गए होंगे। रामू से कड़ुआ तेल भिजवा दो, भैया ने मांगा है। मैं एक काम से जा रहा हूँ। और घर से बाहर निकल पहले तो चंदन खंड की ओर बढ़ा, फिर वापस मुड़कर दूसरी गली पकड़ ली। राह में 1-2 जगह रुककर पश्चिम की बारी की ओर बढ़ा, गड्ढा पार किया, शिवाला डाक गया। फिर बगीचे में दूर से देखा, बाला की महतारी मंडई के आंगन में आगे बैठी हुई है। पास पहुंचते पहुंचते वो उठकर भीतर चली गई। आंगन में खड़े हो चंदन ने पचीसा का नाम पुकारा तो बाला की महतारी निकली। बाला को क्या हुआ है? भले आ गए। ऐसा तेज बुखार चढ़ा है कि उसे सुध भी नहीं है, बस कभी कभी तुम्हारा नाम दोहरा देती है। आओ ना, जरा भीतर चल के देख लो। चंदन भीतर पहुंचा तो बाला चादर से मुंह तोप कर चित्त लेटी थी। महतारी ने द्वार पर से आवाज लगाई, मुंह खोल रही, चंदन आए हैं। चंदन का नाम सुनते ही मुंह पर से बाला ने चादर हटा दी। गोरा चेहरा, तमतमाया हुआ, एकदम लाल, बड़ी बड़ी आंखों में खिंचे हुए डोरे, अस्त व्यस्त बाल। बाला कुछ बोली नहीं, चंदन का मुंह निहारती रही। ज्वर से तपते हुए चेहरे में पल भर को चैन आ गया। चंदन ने झुककर उसका मुंह देखकर पूछा, तुम्हारे गाल पर दाने कैसे हैं? दाने? दाने कैसे? होंगे कुछ, बाला बोली। चंदन ने उसकी माँ को बुलाया। मुंह पर दाने का नाम सुन जैसे उसे झटका लगा। वो गौर से बाला का मुंह देखने लगी। गाल, ललाट, गर्दन पर छोटे छोटे दाने। चंदन, बाहर निकलो, इसे माता निकली है। इसका बाप मिले तो मना कर देना कि दवा लेने ना जाए।
वो तो रुपए लेकर चले गए। चंदन बाहर निकल आया। मन में भय भर गया, लेकिन चुपचाप वो द्वार पर चला आया। दूसरे दिन पचीसा से ही जाना कि बाला को बड़ी माता निकली हैं। बहुत जोर का चढ़ाव है, रोम रोम में दाने निकल आए हैं। चंदन न जाने क्या क्या सोचता रहा। रह रहकर बाला की बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, घुंघराले बाल और बगुले की पांखी सी धप धप सफ़ेद साड़ी याद आती तो कभी ज्वर में डूबा हुआ लाल तमतमाया चेहरा, गाल और ललाट पर माता के बड़े बड़े दाने। अब न जाने क्या हाल होगा। चंदन अपने को किसी काम में जबरदस्ती लगा देता। बीमारी बाला के घर तक ही न रही, गांव में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी। माता का प्रकोप बढ़ने लगा। गांव भय से कांप उठा। पूस का जाड़ा शुरू हुआ था, किंतु जाड़े की गुलाबी धूप में एक अजीब सी उदासी छाई रहती। जामुन वाली परती में लोग जुटते, किंतु डरे हुए। पता नहीं कब किसके घर में माता प्रवेश कर जाएं। अब तक लगभग 10 घर पकड़ में आ गए थे। सरेह की फसलें तेजी के साथ बढ़ रही थी, किंतु दिन में सरेह घूमने की जगह लोग माता की पूजा करने में लगे। 10-12 दिन तक लोग आशंका में डूबे रहे। अचानक भोर में खबर फैली कि खिलावन कुर्मी का 10 साल का बेटा मर गया। लोग थरथरा गए। उत्तर टोल में जो आग फैली तो बस चारों ओर दहकने लगी। रोज लोग इसी शंका में कान लगाए रहते कि किस टोल के किसके मरने की खबर मिलती है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मर जाता। 20-25 दिन के भीतर गांव के छोटे बड़े 15 आदमी मर गए। लोगों के रुदन और चीत्कार से बयार में भी हाहाकार भर गया। गली गली में सूनापन, घर घर के ऊपर मौत की छाया मंडराने लगी। सारा का सारा गांव भयानक दुख और अवसाद में डूब गया। सबके चेहरे भय और शोक से डर कर उतर गए। चंदन घर पहुंचा तो देखा ओंकार रजाई ओढ़कर लेटा हुआ है और सिरहाने पीढ़े पर बैठकर गुंजा उसके सिर में तेल लगा रही है। ओंकार ने सवेरे देह कपार में दर्द की बात की थी। उसे लेटा देख चंदन का मन कपकपा गया। दर्द कैसा है? दर्द तो कहते हैं वैसा ही है, पर माथे की नसें तनी हुई हैं। तुम भी जरा छू के देखो ना, मुझको तो इनकी देह गरम लगती है। क्या? चंदन ने कुछ डर कर भाई के ललाट पर हाथ रखा। इनकी देह तो गरम है। चंदन और गुंजा दोनों ने एक दूसरे को देखा। ओंकार करवट घूमकर बोला, दोनों पैर फट रहे हैं चंदन, रजाई के ऊपर से जरा कड़े हाथों दबा दे। नहीं नहीं, देह गरम लगती है, ऐसी हालत में उसे दबाना नहीं चाहिए। सिर में तेल भी न लगवाओ। फिर गुंजा की ओर ताक कर बोला, रहने दो, अब तेल न लगाओ, इनको सो जाने दो, सरेह में ठंडक लग गई है। लाओ, हाथ धो के दूध की बाल्टियां दे दो। गुंजा ने तेल की प्याली ताक पर रख दी और हाथ धोकर चंदन को बाल्टियां थमाती हुई बोली, बाहर रामू मिले तो भेज देना और दूध लेके ज़रा जल्दी आ जाना। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही, तुम आ जाना। चंदन बाल्टियां लेकर बाहर तो निकला, लेकिन मन में कोई शंका भर गई थी। भाई की गर्म देह के कारण मन में एक अजीब सा अनचाहा जैसे डर भरता जा रहा था। उसे बाला का तमतमाया हुआ जोर से तप्त चेहरा याद आया और वो जल्दी जल्दी द्वार की ओर डग बढ़ाने लगा। 3 दिन तक ओंकार ज्वल से तप्त पड़ा रहा। आग में तपाए हुए लोहे की तरह देह तपती रही। चंदन और गुंजा दोनों के मन में भीतर ही भीतर एक दहशत भर गई थी, किंतु कोई भी एक दूसरे से कुछ कहता न था। दोनों एक दूसरे की उदास और उत्साहहीन आंखें देखते रह जाते। अगल बगल की बूढ़ी औरतें ओंकार को देख गई थीं। ज्वर के लक्षण ठीक नहीं थे। सभी चौथे 5वें दिन की प्रतीक्षा कर रही थीं। घर में एकदम सूनापन भर गया था। घर की एक एक चीज सहरा कर रखने वाली गुंजा अपने तन मन की सुध भूल गई थी। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रह गई। चौथे दिन देह में चेचक के दाने दिखाई पड़ गए। गुंजा कांप गई। बड़ी बूढ़ी औरतों ने जैसे बताया, गुंजा पति की सेवा में जुट गई। दोनों समय नहा धोकर ओंकार की खटिया के नीचे की धरती हाथों से लीप ऐंछा हुआ ढेला रखकर छाक देती। धूप जलाती,
घुटनों के बल बैठ असीम प्रार्थना से लिपि धरती पर नाक धरती और तब चारपाई की बगल में धरती पर बैठकर माता की पूजा और प्रार्थना के गीत गाने लगती। निमिया की डार मैया लावेली हिड़ोलवा की झूमी झूमिना। इस अकेले कंठ की पुकार में इतनी विनय और दीनता होती कि घर का कोना कोना जैसे साथ देने लगता। घर के ज़रूरी कामों को जल्दी जल्दी निपटा धुली हुई साड़ी पहनकर गुंजा बगल में बैठकर पति के मुंह पर आंखें गड़ा प्रार्थना के गीत फिर गाने लगती। और चंदन था जो दिन भर घर और द्वार के बीच जैसे दौड़ा करता। घंटे घंटे भर भाई को देख जाता। सवेरे ताज़ी पत्तियों से भरा हुआ नीम का छरका तोड़ता और भाई के सिरहाने स्वयं रखता। दोपहर को फिर नीम के पेड़ पर चढ़ता और ताज़ा छरका तोड़ लाता। सवेरे का रखा हुआ छरका मुरझाने न पाए कि उसे बदल दिया। जब देखो तो खाट के पास खिली हुई नीम की पत्तियों वाला टटका छरका रखा हुआ है, किंतु देह पर की गोटियां बढ़ती ही गईं। दूसरे हफ्ते में सारी देह चेचक के बड़े बड़े दानों से भर गई। हाथ, मुंह, पैर में सुई की नोक के बराबर खाली जगह न बची। दानों की भीषण गर्मी से ओंकार छटपटाने लगा। दाने पकने शुरू हो गए तो उनकी टवनक से बेचैनी और छटपटाहट होने लगी। कोई चारा नहीं, कोई बस नहीं। चारपाई के एक ओर गुंजा और दूसरी ओर चंदन बैठ जाता। गुंजा दिन रात बस माता की पूजा के ही गीत गाती रहती। चंदन भाई को पंखा झलता रहता, उदास। कभी कभी रो पड़ने वाली गुंजा को समझाता रहता, बोलता रहता। अगल बगल की बूढ़ी औरतों ने भी आना जाना कम कर दिया था, जिससे गुंजा अपने को और भी असहाय समझने लगी थी। ओंकार की हालत गिरने लगी। वो रह रहकर बकने लगा। सूनी रात में रह रहकर चिल्ला पड़ता। कभी कभी उठकर बैठ जाता, रोने लगता। घर में अकेली असहाय गुंजा डर से कांप जाती। चंदन माल गोरुओं को अगोरने के लिए रात में द्वार पर रहता, लेकिन गुंजा ने अब उसे घर पर ही रहने को कहा। जानवरों की देखरेख के लिए चंदन ने रात में पचीसा को द्वार पर रख दिया। रात में चंदन भी घर पर ही रहने लगा तो गुंजा की जान में जान आई, किंतु गुंजा की प्रार्थना और पूजा गीत का कोई फल न मिला। बीमार पड़ने से ठीक 14वीं रात को ओंकार बुरी तरह छटपटाने लगा। कराह में इतनी पीड़ा थी कि घर आंगन का कोना कोना भयानक हो गया। आधी रात से भोर तक ओंकार छटपटाता और कराहता रहा। भोर होते होते सारी कराहट और छटपटाहट बंद हो गई। गले से लंबी लंबी हिचकियां आने लगीं। 1, 2, 4 गिनकर कुल 25 हिचकियों के बाद सब कुछ समाप्त। देह एकदम अकड़ गई। बलिहार की उस भोर में गुंजा का आर्तनाद गूंज उठा। चंदन की चीत्कार ने आस पड़ोस के लोगों को जगा दिया। मौत के उस भयानक सन्नाटे को गुंजा का विलाप भेदने लगा। देखते देखते आंगन लोगों से भर गया। कोई गुंजा को पकड़ता, कोई चंदन को संभालता। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कोहबर की शर्त का अंतिम भाग।